वाओ दिस मशीन यार, गूज बम्स आ जाते हैं इसका थ्रोटल पुल करते ही। इंस्टेंट पुल है यार, इंस्टेंट पुल है। सो गाइज़, यह है KTM एडवेंचर 390X प्लस। इसका ओनरशिप रिव्यू मैं आज देने वाला हूँ आपको। इसको मैंने टोटल चलाया है 11,000 किलोमीटर, 11 मंथ्स हो गए इसको लिए हुए, तो 11,000 किलोमीटर का रिव्यू मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसको राइडिंग स्टाइल का। इसका राइडिंग स्टाइल जो है वो मैक्सिमम मैंने सिटी में चलाया है, हाईवे में चलाया है और ट्रैफिक में भी चलाया है। उसके बाद थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी किया है। ऑफ रोडिंग के टाइम पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इसका सस्पेंशन। इसका जो सिटी में मुझे माइलेज मिलता है, माइलेज जनरली 20-22 के आसपास मिलता है सिटी में जब चलाता हूँ ट्रैफिक में। और जब मैं इसको हाईवे पे लेके जाता हूँ, अभी मैंने पावर पेट्रोल डाला है, पावर पेट्रोल में इसका माइलेज 32 के आसपास चला जाता है। 32 से ऊपर भी बहुत बार मिला है मुझे, 34 तक मिला है। मैक्सिमम माइलेज जो है इसका 34 तक मिला है मुझे ऑन हाईवेज विथ पावर पेट्रोल। एंड अगर E20 वाला डालते हो तो उसमें थोड़ा सा कम होता है, 27-28 तक आ जाता है माइलेज। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो इसमें पावर पेट्रोल ही यूज़ करना, बहुत अच्छा परफॉर्म देती है। उसके बाद रेन में भी मैंने इसको राइड किया है, घाट्स में भी राइड किया है। पावर बिल्कुल भी कम नहीं है इसमें। हाईवेज पे जो आपको क्रूजिंग एबिलिटी देती है वो एकदम परफेक्ट देती है। मतलब क्रूज़ कंट्रोल अगर आप लगा देते हो तो हाथ छोड़कर भी बाइक आराम से चला पाते हो। अभी जब पिलियन बैठता है तो पिलियन बैठ के एकदम अच्छे से चलती है, बट पिलियन जब नहीं रहता है तो सबसे थोड़ा सा मतलब अगर हाईवे पे गड्ढे वगैरह आएंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है हैंडल। वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपके बैठने के स्टाइल पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। एकदम आपको सेंटर में बैठना पड़ता है ताकि वो वन साइड पुल ना करे। तो क्रूज़ कंट्रोल इसका एकदम बेस्ट है। आपके पास अगर कुछ लोड रहेगा पीछे तो एकदम अच्छे से चल पाएगा। अकेले जब चलाते हैं तो एकदम इसको स्मूथ रोड लगते हैं, जैसे कि ये कंक्रीट के रोड होते हैं उतने स्मूथ होते नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्रूज़ कंट्रोल आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा डिफ्लेक्शन फील हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे पिलियन के वेट के बाद ये कैसे चलती है। मतलब मैंने टोटल 160-170 kg का टोटल वेट इस डाल के बाइक चलाया है। मोर देन 170, मतलब 170 तो टोटल जो राइडर प्लस पिलियन दोनों का वेट था। उसके बाद बैग्स वगैरह का वेट अगर पकड़ेंगे तो 200 kg के आसपास चला गया था। उसमें मैंने घाट्स राइड किए थे कर्नाटका में, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वहाँ पे भी। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा है कि इसका पावर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है या पावर कम प्रोड्यूस कर रहा है। वो भी मैंने स्ट्रीट मोड पे ही चलाया। अगर आप उसको ऑफ रोड पे चलाओगे तो वैसे तो बहुत भयंकर पावर है ऑफ रोड में। ऑफ रोड में तो ऐसा फील आता है कि जैसे ही ऐसा पुल करो बाइक एकदम से रिएक्ट करती है, एकदम मतलब 0 सेकंड में। कुत्ते से जितना दूर रहे ना उतना अच्छा है। बहुत बार एक्सपीरियंस आ चुका है मुझे। उनको ज़्यादा उनका जो विजिबल साइट रहता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं रहता है। तो जब अपन उनके एकदम पास में जाते हैं तब उनको दिखाई देते हैं। सो बेटर कि कुत्ता अगर रोड पे दिखे तो बाइक स्लो कर लो और जितना दूर से उससे निकल सकते हो दूर से निकल लो। इसके बाद बात करते हैं इंजन के परफॉर्मेंस की। इसमें जो पावर डिलीवरी है वो मैंने बता ही दिया है कि एकदम टॉप नॉच पावर डिलीवरी है हर चीज़ में, मतलब सारे मोड्स में। रेन मोड में थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा मतलब बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रेन मोड में बाइक ना स्किड होने से बचाना होता है उसको, तो पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं लो एंड में, लो एंड, मिड एंड एंड हाई एंड परफॉर्मेंस। वो भी बहुत बढ़िया है। लो एंड में बहुत अच्छा खींचती है। दूसरे गियर पे ही, मतलब पहले गियर पे 30-35 तक चली जाती है। वो लेके जाना थोड़ा सा सेफ नहीं है वैसे फॉर आवर गियर बॉक्स, तो उतना ज़्यादा पुल करना भी ठीक नहीं है। तो दूसरे गियर पे 40-50 तक आराम से चली जाती है। ये लो एंड परफॉर्मेंस तीसरे गियर तक भी आप काउंट कर सकते हो। तीसरे गियर में 90 तक चली जाती है, 90 के ऊपर भी जाती है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड मैंने चौथे गियर में अचीव किया है वो 120 है चौथे गियर में। उसके बाद पाँचवें गियर में 150 है। छठा गियर मैंने यूज़ किया नहीं है हाई स्पीड क्रूजिंग के लिए। तो ये है इसका लो एंड, मिड एंड, टॉप एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद बात करते हैं इसका जो ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस है वो एकदम बेस्ट है। आप किसी भी व्हीकल को 120 किलोमीटर से, अगर कोई 120 की स्पीड से कोई कार चल रही है या कोई भी व्हीकल चल रहा है, उसको आराम से आप ओवरटेक कर सकते हो पाँचवें गियर पे डाल के बाइक को।
उसके बाद इसका रिफाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी इसको 11,000 किलोमीटर हो गया, तो अभी भी मुझे जैसे ऐसे लगता है कि मैंने कल ही शोरूम से बाइक पर परचेज़ कर लिया है। इसमें कोई भी वैसा दिक्कत वगैरह मुझे अभी तक फेस नहीं करने मिला रिफाइनमेंट में। इंजन रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है। स्पेशली आप 5,000 RPM के ऊपर अगर इसको ड्राइव करते हो फिर तो ये एकदम हाईवेज़ पे मक्खन चलती है। रोड्स में भी मतलब अगर ख़राब रोड कंडीशंस में भी बहुत चलाया है मैंने, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारे ख़राब रोड्स, उसकी कमी नहीं है, तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड वाइब्रेशंस के बारे में बात करेंगे तो वाइब्रेशंस इसके आपको थोड़ा सा लो एंड में फील होंगे, लाइक 5,000 RPM के जस्ट थोड़े से पहले रहते हैं। 40, 50, 60, 70 तक इसके मतलब 60 के स्पीड तक इसके वाइब्रेशंस आपको फील होंगे। 60, 70 के ऊपर चले जाओगे तो आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल फील नहीं होंगे। ऊपर से अगर आपने सारे गियर्स पहने हैं तो वो जो लो एंड में इसके वाइब्रेशंस आते हैं वो भी आपको फील नहीं होंगे उतने। एंड हाई RPM पे अगर चलाओगे 5,000 RPM के ऊपर फिर तो वाइब्रेशंस भूल जाओ, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम मक्खन चल रही है बाइक। तो ये था वाइब्रेशंस के बारे में। एंड इसका हीटिंग इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हीटिंग इश्यूज़ आपको जब आप ट्रैफिक में रहोगे तभी आपको फील होगा, बाकी हाईवेज़ पे कितना भी क्रूजिंग करो, कितना भी इसको रफ चलाओ, बिल्कुल भी आपको हीट फील नहीं होगी। बस जब ट्रैफिक में जाते हैं, सिटी में जाते हैं तो दूसरे तीसरे गियर पे अपन को बाइक चलाना पड़ता है, तो उस केस में ना बहुत सारे हीटिंग इश्यूज़ आपको थोड़ा सा फेस करने पड़ सकते हैं। एंड अब अगर आपने उसमें भी राइडिंग बूट्स पहन के चलाओगे तो वो भी कुछ भी फील नहीं होंगे। तो सिटी में चलाने से थोड़ा सा इशू होता है, थोड़े से ये फील होते हैं अपने, हीट फील होती है। उसके बाद बात करते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा ख़राब पैच निकलने तो हाँ। उसके बाद बात करते हैं गियर बॉक्स क्विक शिफ्टर के बारे में। इसका गियर बॉक्स में मुझे अभी तक बस एक ही दिक्कत फेस करने मिली, जो कि मेजर इशू हुआ था। इसका गियर स्टक हो गया था 5वें गियर पे, एंड उसका जो लेवर है वो अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने के बावजूद भी गियर चेंज नहीं हो रहा था। तो शोरूम वालों ने, KTM सर्विस सेंटर वालों ने वो इशू मेरा फिक्स कर दिया काफ़ी दिक्कत के बाद। इसका एक नेगेटिव पॉइंट बोलता हूँ मैं आपको कि अगर आप सिटीज़ में हो, जैसे नागपुर, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो नागपुर, पुणे या मुंबई, ये 3 सर्विस सेंटर छोड़ देंगे तो बाकी सर्विस सेंटर पे ना थोड़ा सा नॉलेज का इशू आता है। ज़्यादातर ये लोग, ये बाइक्स है वो पुणे, मुंबई एंड क्या बोलते हैं नागपुर, ये साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वहाँ के जो सर्विस सेंटर वाले हैं उनको इसके बारे में नॉलेज है, उन्होंने इसका सर्विस किया है। तो अगर आप KTM 390 एडवेंचर लेने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा सर्विस का इशू आ सकता है अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस प्रॉब्लम होता है। जैसे कि जो बेसिक सर्विस सेंटर वाले रहते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैंने अभी तक जितने सर्विस किए हैं मुझे ये चीज़ फेस करने मिली है कि उनको इसके इंजन के बारे में, इसका जो भी मतलब थोड़ा सा अगर कोर में चले जाते हैं बाइक के, तो वो उसके बारे में उनको नॉलेज है नहीं ज़्यादा। तो इस केस में क्या होता है कि वो अवॉइड करते हैं सर्विसिंग करने के लिए, बोलते हैं कि पुणे में लेके जाओ, मुंबई में लेके जाओ, इधर नहीं होगा ऐसा वैसा। बट लकीली मेरा वो गियर बॉक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सर्विस का एक इशू है जेन्युइनली मैंने फेस किया है 390 एडवेंचर एक्स का, अदर दैन मुंबई पुणे एंड मुंबई पुणे एंड नागपुर। उसके बाद गियर बॉक्स के बारे में, इसका क्विक शिफ्टर के बारे में बात करते हैं। गियर बॉक्स अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बस वही एक प्रॉब्लम आया था जो कि सर्विस सेंटर वालों ने सॉल्व कर दिया। उसके बाद इसके बाद क्विक शिफ्टर इतना मक्खन है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। 3000 RPM के ऊपर आप अगर उसको यूज़ करोगे तो फील भी नहीं होगा आपको, ना थ्रोटल आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और ना ही क्लच दबाने की ज़रूरत है। तो गियर शिफ्टिंग एकदम मक्खन होती है। जैसे कि अभी देखो 4थे गियर पे मैं अभी शिफ्ट करूँगा, 5वें गियर पे कुछ भी फील नहीं हुआ। 6ठे गियर पे थोड़ा सा मुझे जर्क आ रहा है, वो शायद सर्विस सेंटर की वजह से हो रहा है। और 6ठे से 5वें पे आया तो भी उसको मतलब जब अप शिफ्ट से डाउन शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा जर्क फील होता है। डाउन शिफ्ट से अप शिफ्ट करते हैं तो कोई भी जर्क फील नहीं होता 6ठे गियर तक। ओके मतलब 5वें से जब 6ठे गियर पे स्विच करते हैं तो थोड़ा सा मुझे जर्क आ रहा है। जैसे कि अभी देखो थोड़ा सा आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, बट वो पता नहीं अभी शायद वो सर्विस सेंटर वालों ने ओपन किया था उसकी वजह से हो रहा है। इससे पहले मुझे वो नहीं आ रहा था। क्विक शिफ्टर भी इसका बहुत बढ़िया है। एंड अभी हम बात करते हैं क्या है नेक्स्ट, माइलेज के बारे में हमने बात कर ली। अभी बात करते हैं इसका कंफर्ट के बारे में। जो कंफर्ट है इसका, मेरे मतलब जो मेरा ये है इसका कंफर्ट का जो भी मेरा रिव्यू रहेगा वो एकदम बेस्ट है कंफर्ट इसका। लॉन्ग टूरिंग के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 400 मैंने एक दिन में इससे 500-600 किलोमीटर तक एक दिन में कवर किया है। मैंने जो मैक्सिमम टूर किया है वो है 1600 किलोमीटर था। 3 दिन में किया था, 1600 किलोमीटर कवर किया था। तो वो बहुत मतलब उसमें कंफर्ट तो मिला है मुझे। मतलब लाइक बस सीट का एक इशू है, इसका जो सीट है वो थोड़ा हार्ड साइड में आता है।
ये होता है इसका ओवरटेकिंग कॉन्फिडेंस, बहुत ही ईजिली ओवरटेक कर लेती है। हाँ, तो बात कर रहे थे अपन सीट के कंफर्ट के बारे में। सीट का इसका थोड़ा सा इशू है। सीट के ऊपर आप जेली सीट अगर लगा दोगे या कोई एयर का सीट लगा दोगे तो जो आपको लॉन्ग टूरिंग में दिक्कत होती है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। नहीं तो इसका सीट चुभता है बैठने, ज़्यादा टाइम बैठने से थोड़ा सा हार्ड साइड में आता है ये, तो थोड़ा ये चुभता है। इसी बाइक का नहीं, आई गेस सारे बाइक्स का चुभता होगा। अगर 200-250 किलोमीटर के ऊपर आप कंटिन्यूसली चलाते हो तो उसके ऊपर वो आपको फील होगा। बाकी पीठ में कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आता, मतलब जो अपना बैक है वो बैक एकदम ऐसे स्ट्रेट रहता है। इस पर बैठने के बाद इसका पोस्चर एकदम परफेक्ट है। लाइक मेरा हाइट अभी 6.1 है, तो इसमें एकदम परफेक्टली मैं बैठ पाता हूँ। और काफ़ी लोगों से सुना भी है मैंने कि आपके हाइट के हिसाब से ये बाइक आपको परफेक्ट सूट करती है। एंड यस, मेरा भी इसमें रिव्यू जो है कंफर्ट में बहुत अच्छा है। इसमें मुझे अभी तक मतलब ऐसा बैक पेन वगैरह कुछ भी फील नहीं हुआ। आई डोंट नो, ज़्यादा लंबा अगर टूर करूँगा 4-5 हज़ार किलोमीटर का, तो उसमें ऑब्वियसली कोई भी बाइक ले लो आप, उसमें तो आपको फील होना ही है। तो ये था कंफर्ट के बारे में। लॉन्ग डिस्टेंस में भी अच्छा है। इसका हैंडल बार पोजीशन एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। मतलब जो भी कम हाइट वाले, अभी एक किसी ने वीडियो बनाया था, उसका इशू ये था कि उसका हाइट 5.4 है, तो वो बोल रहा था कि इसकी वजह से जो है वो आगे का आई साइड पूरा ढक जाता है। और उसने रिव्यू दिया था 10 दिन का बाइक चलाने के बाद। 10 दिन बाइक अगर चलाओगे आपको, अभी अगर मेरे सामने कोई कॉइन भी रख देगा, 1 रुपये का कॉइन रख देगा और मुझे बोलेगा कि आगे का टायर वो कॉइन से जाना चाहिए, तो एक एक्सपीरियंस राइडर वो कॉइन से विदाउट, मुझे भी आगे देख सकते हैं, मुझे मेरा आगे का फ्रंट व्हील दिख भी नहीं था, बट मेरा ये इतना है, इसमें जजमेंट इतना परफेक्ट हो गया है अभी इतना चलाने के बाद कि अगर वो कॉइन भी रखेगा तो कॉइन के ऊपर से भी मैं फ्रंट टायर आराम से लेके जाऊंगा विदाउट लुकिंग एट द फ्रंट टायर, जो कि मुझे अभी भी दिख नहीं रहा। और वो उसका कंप्लेंट ये था कि इसका फ्रंट टायर दिखता नहीं है कहाँ से जा रहा है अपन को। उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ज़रूरत आपको? क्योंकि आप अगर ये बाइक ले रहे हो तो आपको उसका जजमेंट आ ही जाएगा 10-15 दिन में। तो वो था चीज़। उसके बाद पिलियन का ये बोलते हैं, पिलियन एकदम इसमें कंफर्टेबली बैठता है, इनफ स्पेस है, 2 लोग आराम से विथ, पीछे मैंने कैरियर्स लगाया है, कैरियर्स लगाया तो कैरियर्स के हेल्प से उस पर सामान आ जाता है। और जो पिलियन रहता है वो भी एकदम कंफर्टेबली बैठता है इस पर, उसमें उसको भी कोई दिक्कत नहीं आती। पकड़ने के लिए भी उसको अच्छा सा जगह है। एंड लाइक जो ड्यूक 390 है, ड्यूक 390 पे आप देख सकते हो पीछे वाला अगर पिलियन देखोगे, पिलियन को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होगा, क्योंकि उसका पावर इतना है तो ऐसा लगेगा कि पिलियन पीछे चला जाएगा। बट जैसे कि एडवेंचर 390 का देखेंगे, एडवेंचर बाइक्स में पीछे की साइड में जो कैरियर्स रहता है वो एकदम अच्छे से कैरी करने के लिए सामान वो लगाया जाता है, तो उसमें ना उसको कॉन्फिडेंस आता है, उसको डर नहीं लगता कि वो पीछे गिर जाएंगे, इवन दो ऐसा किसी ने पुल भी किया तो भी। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपने पास है सस्पेंशन गाइस, सबसे बेस्ट थिंग। मतलब ब्रेक्स के बाद अगर इसमें देखो, परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप नॉच है, इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझे अभी तक मतलब कहीं पे भी दिक्कत नहीं आया। ब्रेक्स ऐसा है कि आपको लगेगा कि बाइक रुक नहीं रही, बट इसका ब्रेक्स इतना पावरफुल है कि आपको वो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे पहले ही रोक देता है। तो इतना बहुत मतलब फ्रंट ब्रेक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है मुझे, और मैं रिकमेंड करूँगा कि मैक्सिमम टाइम 70-80% टाइम आपको फ्रंट ब्रेक यूज़ करना है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो कभी स्पीड नहीं हुआ, 120 की स्पीड पे मेरे सामने एक बार कुत्ता भी आ गया था, तो मैं 120 से 70 पे ऐसा मतलब लाइक 1 सेकंड के अंदर आ गया था फ्रंट ब्रेक की हेल्प से। तब तो मेरा जो रियर ब्रेक है उस पर पैर भी नहीं था, पैर ऐसे साइड में रखता हूँ मैं, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप रियर ब्रेक पे पैर रख के चलाओगे तो उसमें दिक्कत आएगा कि आपको एक तो पैर में दिक्कत होगी, पैर दुखने लगेगा, और दूसरी चीज़ वो उस पर पैर रखेगा तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाएगा, जिससे जो पीछे का डिस्क है एंड उसका जो ब्रेक पैड है वो दोनों घिस जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, इसका ब्रेकिंग एकदम परफेक्ट है। सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, मैंने बहुत सारे पॉट होल्स के अंदर से इसको डाला है, और हाईवेज़ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सस्पेंशन का एकदम परफेक्ट है, ऐसे लगता है पीछे पिलियन एंड राइडर को दोनों की कि वो फ्लोट कर रहे हैं 70-80 की स्पीड के ऊपर, अगर ऊपर आप चलाते हो तो। ये हो गया सस्पेंशन का। सस्पेंशन का जो है वो इंडिया के रोड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है इसका सस्पेंशन। बहुत लोगों से मैंने पिलियन से अभी नए नए लोगों को पीछे बिठाता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि यार क्या सस्पेंशन है, मतलब खड्डे से जाने के बाद भी कुछ भी फील नहीं होगा आपको। ये हो गया सस्पेंशन के बारे में। इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है एंड यस कॉन्फिडेंस देता है। मतलब मैं ऐसा कभी भी, मुझे स्पीड ब्रेकर से भी जाने के टाइम सोचना नहीं पड़ता है कि क्या होगा वगैरह। मैं ज़्यादा स्पीड कम करता भी नहीं हूँ तो ईजिली निकल जाता हूँ स्पीड ब्रेकर के ऊपर से। इधर ऑफ रोड दिख रहा है थोड़ा सा,
और अभी बात करते हैं अभी ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग के बारे में हमने बात कर ही ली है अभी। इसका जो ब्रेकिंग है वो ABS का परफॉर्मेंस एंड इसका जो कॉन्फिडेंस है, वेट रोड्स पे भी बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलता है इसमें। थोड़ा सा अभी ऑफ रोड दिख रहा है इधर, तो इधर जाके देखते हैं बस। ब्रेकिंग के बारे में जैसे कि मैंने बता ही दिया। उसके बाद बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। गाइज इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया। जस्ट एक इशू आया है, वो इशू ये है कि इसके जो मैंने फॉग लाइट्स लगाए लोकल वेंडर से लगाए, KTM के सर्विस सेंटर वाले, इसमें कुछ भी छेड़खानी करते नहीं है। बोलते हैं कि गारंटी एक्सपायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस पर, अभी ये रोड मेरे लिए कम्प्लीटली अननोन है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स इसके एकदम परफेक्टली काम करते हैं। थोड़ा सा बारिश में वगैरह भीगने के बाद थोड़े से स्लो हो जाते हैं, मतलब जो भी इंडिकेटर आपको देना है, लाइक कितना इसका फ्यूल रेंज है, वो अगर उसको शो करना है तो वो थोड़ा सा डिले दिखता है उसमें। अभी ये रोड मेरे लिए कम्प्लीटली अननोन है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। बट ऑफ रोडिंग में भी बहुत अच्छा ये वर्क करता है। किधर चले? बहुत छोटा सा पैच है जिसके ऊपर से भी आप आराम से जा रहे हो। चलो यहाँ पे पार्क करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, रिमेनिंग जो भी अपने ये रहेंगे। ये here we go। तो आगे का वीडियो अपन सामने से शूट करते हैं।